आज हमारे हाथ एक कह सकते हैं कि बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी गुत्थी लगी है। हमारे पास जो स्रोत है वो लेडम पैलेस्ट्रे नाम की एक चीज का जिक्र करता है। इसे मार्श टी भी कहते हैं। और ये गुत्थी इसलिए है क्योंकि इसमें जो सुराग दिए गए हैं वे पहली नजर में मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जासूसी कहानी में हैं। एक तरफ आप देखिए गठिया और मोच की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कीड़े मकोड़ों के काटने और आंखों की चोटों का जिक्र है। सही। तो आज हमारा मिशन यही है, एक जासूस बनकर इन अलग अलग सुरागों को जोड़ना और ये समझना कि आखिर ये पहेली हमें किस तरह के इंसान की तस्वीर दिखाती है। सही कहा। ये सिर्फ मतलब लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरी प्रोफाइल है। हमारा काम है इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर उस एक बड़ी तस्वीर को देखना, उस पैटर्न को पहचानना जो इस स्रोत में छिपा हुआ है। तो चलिए पहला सुराग उठाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही एक भारी भरकम लाइन से होती है, रूमेटिक गाउटी डायथिसिस। और साथ में ये भी लिखा है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने शराब का ज्यादा सेवन किया हो। अब ये डायथिसिस क्या भला है? सुनने में तो काफी टेक्निकल लग रहा है। देखिए, ये शब्द ही इस पूरी पहेली को खोलने की पहली चाबी है। डायथिसिस का सीधा मतलब है किसी बीमारी या हालत की तरफ शरीर का एक अंदरूनी झुकाव या प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब एक प्रीडिस्पोजिशन। बिल्कुल। तो स्रोत ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ गठिया का इलाज कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहा है कि हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसका शरीर ही मतलब उसकी बनावट ही ऐसी है कि उसे गठिया या गाउट जैसी समस्याएं आसानी से हो जाती हैं। अच्छा, तो ये बीमारी से ज्यादा बीमारी की तरफ झुकाव रखने वाले शरीर की बनावट के बारे में है। और वो जो शराब वाली बात है उसका क्या कनेक्शन है? स्रोत में आगे ब्रांडी पीने वालों जैसे लाल दानों का भी जिक्र है जो माथे और गालों पर होते हैं। हाँ, यही तो इस तस्वीर को और साफ करता है। यह हमें एक विजुअल देता है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में पहले से ही गठिया जैसी सूजन और दर्द की प्रवृत्ति है और ऊपर से शराब का सेवन, वो तो उस आग में घी का काम कर रहा है। वो लाल दाने सिर्फ एक लक्षण नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी हालत का बाहरी संकेत है। ये बताता है कि शरीर अंदर से एक तरह के तनाव और सूजन से गुजर रहा है। समझ गए। तो हमारा पहला सुराग है एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर अंदर से सूजन की तरफ झुकाव रखता है और शायद उसकी जीवन शैली भी इसे बढ़ावा दे रही है। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। एक ऐसा विरोधाभास सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ, और यही इस पूरी गुत्थी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जो हर समय ठंडा महसूस करते हैं और जिनमें प्राकृतिक गर्मी की कमी होती है। यहाँ तक तो ठीक है, कई लोगों को ठंड ज्यादा लगती है। सामान्य बात है। लेकिन फिर इसी के साथ लिखा है कि बिस्तर की गर्मी असहनीय हो जाती है। मतलब जिस इंसान को ठंड लग रही है उसे रजाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से उल्टा है। ये विरोधाभास ही इस स्रोत की पहचान है। ये अपने आप में एक गहरी बात कह रहा है। ये सिर्फ दर्द या ठंड लगने की बात नहीं है। ये शायद शरीर के अपने तापमान को कंट्रोल करने वाले सिस्टम में किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शरीर का थर्मोस्टेट ही टूट गया हो। शरीर को पता ही नहीं चल रहा कि उसे कब गर्मी चाहिए और कब नहीं। शरीर का थर्मोस्टेट टूट गया हो। वाह, ये सोचने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। मतलब अंदर से शरीर ठंडा है, यहाँ तक कि स्रोत कहता है कि घायल हिस्से भी छूने में ठंडे महसूस होते हैं, लेकिन बाहर से जरा सी भी गर्मी उसे जला रही है। बिल्कुल। और इस टूटे हुए थर्मोस्टेट का सबसे चौंकाने वाला सबूत आगे मिलता है। स्रोत में साफ साफ लिखा है कि पैरों के दर्द में आराम केवल पैरों को बर्फीले पानी में रखने से मिलता है। पाने के लिए अपने पैर बर्फीले पानी में डाल रहा है? नहीं, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब पूरा मेडिकल लॉजिक उल्टा हो रहा है यहाँ पर। यही तो बात है। ये इतना अनोखा और इतना विशिष्ट लक्षण है कि इसे भूलना नामुमकिन है। यह हमें बताता है कि समस्या सिर्फ जोड़ों में या मांसपेशियों में नहीं है, बल्कि शायद नसों के स्तर पर है, जहां गर्मी और ठंड को महसूस करने की प्रक्रिया ही गड़बड़ा गई है। शरीर गर्मी को दर्द के सिग्नल की तरह ले रहा है और ठंडक उसे शांत कर रही है, भले ही पूरा शरीर ठंडा क्यों ना हो। बर्फीले पानी से राहत, ये बात तो दिमाग में अटक जाती है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है? शरीर इस अजीब हालत में पहुंचता कैसे है? स्रोत में चोटों पर काफी जोर दिया गया है,
क्या इन चोटों का उस ठंडक या टूटे हुए थर्मोस्टेट से कोई लेना देना है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से हमें अगला सुराग मिलता है। स्रोत सामान्य चोटों की बात नहीं करता। ये खास तौर पर चुभने वाले घाव या जिसे कहते हैं पंक्चर्ड वुंड्स पर ध्यान देता है। पंक्चर्ड वुंड्स। हाँ, जैसे कि किसी नुकीली चीज, कील, सुई, कांटा से लगी चोट। और ये सिर्फ बेजान चीजों तक ही सीमित नहीं है। मैंने देखा स्रोत में चूहे के काटने और कीड़ों, खासकर मच्छरों के डंक का भी जिक्र है। तो एक पैटर्न दिख रहा है, कोई चीज जो त्वचा को भेद कर अंदर घुसती है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुभने वाले घाव कटने या छिलने से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे गहरे होते हैं, उनमें गंदगी अंदर तक चली जाती है और वहां संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और स्रोत यह भी बताता है कि इन चोटों के बाद शरीर की प्रतिक्रिया भी अजीब होती है। आंखों और पलकों पर लगी चोटों के बाद खून का बहुत ज्यादा जमा हो जाना, जिसे स्रोत एक्स्ट्रावेसेशन कहता है। और चोट के बाद के निशानों के बारे में भी एक बहुत बारीक बात लिखी है। चोट के बाद लंबे समय तक रंग का बदलाव। इसमें बताया गया है कि काले और नीले धब्बे बाद में हरे हो जाते हैं। आमतौर पर तो चोट के निशान नीले से पीले होकर गायब हो जाते हैं। ये हरा रंग क्या बताता है? ये एक बहुत ही पैनी नजर है। ये दिखाता है कि शरीर का जो हीलिंग प्रोसेस है, मतलब ठीक होने की प्रक्रिया, वो धीमी या असामान्य है। खून के टूटने की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही है, जिससे वो अजीब हरा रंग लंबे समय तक बना रहता है। अच्छा। ये उसी कमजोर बनावट या डायथीसिस की तरफ इशारा करता है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। एक ऐसा शरीर जो चोट को ठीक से संभाल नहीं पा रहा। और इसी से जुड़ी एक और बात है कि टखनों और पैरों में आसानी से मोच आ जाती है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है, एक ऐसा शरीर जो न सिर्फ चोटों के प्रति संवेदनशील है, बल्कि चोट लगने के बाद ठीक से उभर भी नहीं पाता। बिल्कुल। तो अब हमारे पास क्या है? एक व्यक्ति जिसका थर्मोस्टेट खराब है, जिसे ठंड लगती है पर राहत बर्फीले पानी से मिलती है, और जिसका शरीर चुभने वाली चोटों पर बहुत बुरी तरह और धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। हाँ, और ये भी कम अजीब नहीं है। स्रोत कहता है कि गठिया का दर्द निचले अंगों से शुरू होता है और ऊपर की ओर चढ़ता है। ये बहुत ही विशिष्ट है। मतलब दर्द पैरों से शुरू होकर शरीर के ऊपरी हिस्सों की तरफ बढ़ता है। क्या स्रोत ये बताता है कि यह प्रक्रिया कितनी तेजी से होती है? क्या यह कुछ घंटों में होता है या महीनों में? स्रोत इसकी गति के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन ये दिशा अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। ज्यादातर गठिया के दर्द में ऐसी कोई तय दिशा नहीं होती है। ये पैटर्न हमें बताता है कि ये कोई आम गठिया नहीं है। और यहीं पे स्रोत एक और दिलचस्प जानकारी देता है। ये कहता है कि ये गठिया उन लोगों में होता है जिन्हें कोल्चिकम जैसी दवाइयों के ज्यादा इस्तेमाल से कमजोर कर दिया गया हो। कोल्चिकम, ये क्या है? कोल्चिकम गाउट के इलाज के लिए एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली दवा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो स्रोत एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसका शरीर न सिर्फ बीमारी से, बल्कि शायद उसके कठोर इलाज से भी गुजरकर कमजोर हो चुका है। ओह, तो ये उस कमजोर बनावट वाली थियरी को और मजबूत करता है। बिल्कुल। और दर्द की जगह भी बहुत सटीक बताई गई है। ये कोई आम दर्द नहीं है जो कहीं भी हो जाए। स्रोत कहता है कि ये मुख्य रूप से बाएं कंधे और दाएं कूल्हे के जोड़ को प्रभावित करता है। ये तो एक क्रॉस पैटर्न जैसा है, जैसे शरीर पर एक तिरछी लाइन खींच दी हो। बिल्कुल सही। ये सटीकता बताती है कि हम किसी बहुत ही विशिष्ट स्थिति को देख रहे हैं। इसके अलावा एक और बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि प्रभावित हिस्सों का पतला हो जाना, जिसे इमैसिएशन कहा गया है। मतलब जहां जहां ये समस्या है, शरीर का वो हिस्सा कमजोर और दुबला होने लगता है, जैसे शरीर उस हिस्से को पोषण देना बंद कर रहा हो। और पैरों की समस्याओं का तो बार बार जिक्र है। पैरों में सूजन जो घुटनों तक जाती है, टखनों में असहनीय दर्द और बड़े पैर के अंगूठे की गेंद में सूजन जो गाउट का एक क्लासिक लक्षण है। ये सब जुड़कर एक ही कहानी बता रहे हैं। और अंत में ये सब फिर से उस तापमान वाले विरोधाभास पर आकर जुड़ जाता है। पैरों और टखनों में तेज खुजली का भी उल्लेख है, जो खरोचने से और एक बार फिर बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाती है। फिर वही पैटर्न, गर्मी से परेशानी का बढ़ना। तो जो शुरू में अलग अलग लक्षण लग रहे थे, हाँ, वे सब अब एक ही धागे में पिरोए हुए लगते हैं। अगर हम इस जासूसी कहानी के अंत में सारे सुरागों को एक साथ रखें, तो हमारे सामने किस तरह के इंसान की तस्वीर बनती है? हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो अंदर से ठंडा है, जिसमें जीवन शक्ति वाली गर्मी की कमी है, लेकिन जिसे बाहरी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती।
उसका थर्मोस्टेट खराब है। और उसे अपने दर्द और सूजन से राहत किसी गर्म चीज से नहीं बल्कि बर्फीले ठंडे पानी से मिलती है, जो सुनने में ही इतना अजीब लगता है। उसका दर्द, खासकर गठिया का दर्द, नीचे से ऊपर की तरफ एक तय रास्ते पर चलता है और शरीर के खास हिस्सों जैसे बाएं कंधे और दाएं कूल्हे पर हमला करता है। और उसका शरीर चुभने वाली चोटों, चाहे वो कील हो या मच्छर का डंक, के प्रति बहुत संवेदनशील है। और जब चोट लगती है तो उसके निशान बहुत धीरे धीरे और अजीब तरीके से ठीक होते हैं। तो जो शुरू में लक्षणों की एक बिखरी हुई सूची लग रही थी, गठिया, चोट, ठंडक, गर्मी से परेशानी, वो अब एक बहुत ही सुसंगत, अनोखे और यादगार पैटर्न के रूप में सामने आ रही है। इस पूरी चर्चा ने वाकई उन सभी बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़ दिया है। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। इस स्रोत पर विचार करने के बाद एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। स्रोत बार बार ठंडक के विषय पर लौटता है। मरीज का ठंडा महसूस करना, घायल अंगों का ठंडा होना और बर्फीले पानी से आराम मिलना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस स्रोत के अनुसार ठंडक की इस अंदरूनी भावना और गठिया, चुभने वाले घावों और मच्छरों के काटने जैसी बाहरी समस्याओं के बीच आखिर क्या गहरा संबंध हो सकता है? क्या स्रोत ये संकेत दे रहा है कि ये आंतरिक ठंडक ही शरीर को इन बाहरी हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील और कमजोर बना देती है, जैसे एक ठंडा नम लोहा जिस पर आसानी से जंग लग जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस स्रोत के मूल दर्शन के और करीब ले जाता है।